नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर। गुजरात में पहले चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और थोड़ी ही देर में हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल कराएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। गांधीनगर के कमलम में सदस्यता दिलाई जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, हार्दिक पटेल बीजेपी में कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को शामिल कराने वाले हैं। गांधीनगर के कमलम में ये सदस्यता दिलाई जाएगी। गुजरात में पहले चरण का चुनाव और उससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस जमीनी स्तर पर पहले ही कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन अब एक बड़ा झटका, पहले चरण का चुनाव और उससे पहले ये बड़ा झटका, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और इसके साथ ही कई और कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और हार्दिक पटेल उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। बड़ी खबर गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस को बड़ा झटका। सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें गुजरात चुनाव की, तो गुजरात चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस पूरे चुनाव को हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। आज भी वो 4 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसके पहले एक बड़ा झटका जो कांग्रेस को लगा है, देखिए कांग्रेस कहीं से फाइट में नहीं नजर आ रही है गुजरात में। यहाँ पर कांग्रेस की जगह हम देखें तो आम आदमी पार्टी बल्कि उनके प्रतिद्वंदी की भूमिका में जरूर ग्राउंड पर नजर आ रही है, फाइट करते हुए नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात करें वो अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस लगातार अपनी जमीन जो है वो खोती जा रही है। और आज उनके दर्जन भर से जो कार्यकर्ता हैं वो यहीं से अभी थोड़ी ही दूरी पर कमलम है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े यहाँ पर तैयार हैं, तमाम समर्थक भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं। और जितने भी वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ विंग के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आज बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। यानी कि हार्दिक पटेल के नेतृत्व में ये जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, जो कांग्रेस के तमाम यूथ विंग के कार्यकर्ता। और इसके कुछ दिन पहले ही एक खबर और भी आई थी कि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ये जो लगातार कांग्रेस का पतन गुजरात में हो रहा है वो लगातार अपनी जमीन खोती जा रही है। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरीके से कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही पुरानी पार्टी है और चुनाव के ठीक पहले लगातार जो कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जा रही है, इसे किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? बीजेपी में नरेंद्र मोदी को देख के सब वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, आप किस तरीके से देखते हैं कि युवा हैं, खास करके तमाम जो युवा हैं वो अब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि सब जो भी इनके मेंबर है कांग्रेस के, उनको पता है कि डेवलप हो नहीं रहा है और पार्टी का आगे कुछ फ्यूचर है नहीं। इसलिए वो देख रहे हैं कि जो भाजपा भी आने वाली है, भाजपा में काफ़ी डेवलपमेंट हुए, काफ़ी डिसीजन अच्छे हुए सब में, इसीलिए सब भाजपा का साथ आ रहे हैं। धीरे धीरे आप वाले भी भाजपा में आ जाएंगे, इसलिए भाजपा भी आगे आने वाली है, भाजपा भी रहेगी। भाजपा के साथ ही हम हैं और भाजपा के साथ ही हम रहेंगे। बिल्कुल, अब आपको थोड़ा सा मैं तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि चुनाव के समय तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। और ये देखिए, ये कमलम के बाहर की तस्वीर है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। और उसके बाहर ये तमाम लोग ढोल नगाड़े लेकर के तैयार हैं। और इस तरीके की तस्वीरें पूरे गुजरात में जगह जगह से देखने को मिल रही है। और तमाम जो लोग हैं, खास करके अगर हम बात करें जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। और ये जो पूरी तैयारी है, सीधे न्यूज इंडिया पर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि दर्जन भर से ज़्यादा उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराने के लिए यहाँ से लेकर के जाएंगे, जो बहुत ही पुराने कार्यकर्ता थे, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। अब फिलहाल उनको इस पूरे पार्टी से तोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन करवाया जा रहा है। हालांकि पहले चरण के चुनाव की मैं बात करूँ तो पहले चरण के चुनाव में 7 दिनों का वक्त दिया गया है और 7 दिनों से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका यहाँ पे लग रहा है। और कमलम की अगर बात करें तो कमलम की तरफ जो भीड़ है लगातार वो बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, दूर दूर से जो लोग हैं चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए, ग्रामीण भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये चुनाव जो है बेहद दिलचस्प हो रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की एंट्री से थोड़ा सा जो फाइट है, खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के फ्री वाले जो उनके लॉलीपॉप
जो माहौल वहां पर है वो हम देख पा रहे हैं कि जश्न का माहौल है और यकीनन कांग्रेस को कमजोर करने की बीजेपी की कोशिशें भी नजर आ रही हैं। कुछ और लोगों से अगर आप बातचीत कर पाए वहां पर। बिल्कुल तमाम लोग हैं और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो तैयारी है वो तो पूरी हो चुकी है। भाई साहब, जिस तरीके से तैयारी पूरी हो चुकी है, चुनाव पहले चरण के चुनाव में 7 दिनों का वक्त बचा है, क्या माहौल देख रहे हैं? क्या माहौल देख रहे हैं? बीजेपी आम आदमी पार्टी भी तो है यहाँ। बिल्कुल। आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी भी लगातार फाइट में, भारतीय जनता पार्टी भी जोश में नजर है, तमाम काफी कार्यकर्ता हैं। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीते। आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। ये आपसे जानना चाहूंगा कि युवा है, आम आदमी पार्टी भी इस बार यहाँ पर चुनाव में है, कई जगह हो गया है, लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी फाइट में लग रहा है। ગુજરાતની વિકાસની રાજનીતિ અને નરેન્દ્ર મોદીના કામના વર્ચસ્વને ધ્યાનમાં રાખી અને બધા લોકો ભાજપને જોઈન કરી રહ્યા છીએ। कांग्रेसનું કોઈ વર્ચસ્વનો गौरव, आप नजर बनाए रखें और जिस दौरान ये सदस्यता कार्यक्रम होगा उस दौरान लौटेंगे आपके पास। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही थी, जहां पर गुजरात में कांग्रेस लगातार कमजोर होती नजर आ रही है और ऐसे में देखिए पहले ही प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो बीजेपी में शामिल हो चुके थे, लेकिन ऐसे में कुछ और कार्यकर्ता हैं जो अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। ऋचा चड्ढा ने सेना का अपमान किया है, सेना को लेकर विवादित बयान दिया है। गलवान के जवानों को लेकर विवादित ट्वीट किया गया। विवाद के बाद ऋचा चड्ढा ने माफी भी मांगी। अभिनेत्री ने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। ऋचा चड्ढा ने सेना को लेकर जो विवादित ट्वीट किया था उसे डिलीट कर दिया है और माफी भी मांग ली है, लेकिन इसके बाद ऋचा चड्ढा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गलवान का जिक्र किया उसके बाद यह विवाद बढ़ता चला गया। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उस बयान को ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लाने के लिए तैयार है। ऋचा ने गलवान संघर्ष को लेकर सेना का एक तरह से मजाक बनाया, मजाक उड़ाया और उसके बाद ऋचा चड्ढा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। आखिरकार ऋचा को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा और उसके साथ ही उन्होंने माफी भी मांगी। सेना के लिए जो अपमानजनक शब्द उन्होंने बोले, क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में पीओके को लेकर विवाद बढ़ा जब, तो एक ट्वीट किया गया था और कहा गया था कि जिस दिन हमें आदेश मिलेगा हम पीओके को वापस ले आएंगे, सेना की ओर से कहा गया था। लेकिन अब ऋचा चड्ढा ने इसको रीट्वीट किया था और उसमें गलवान का जिक्र किया था। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल जी जुड़े हैं। प्रफुल्ल जी, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं ऋचा चड्ढा का ये ट्वीट, हालांकि ट्वीट उन्होंने डिलीट कर लिया, लेकिन सेना के मनोबल पर ये सीधा प्रहार होता है। ये शब्द जो कुछ अभिनेत्री या ये एक्टर्स जो लिख देते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर ये मेरे को क्लैरिफाई करना है कि उसमें ट्वीट में लिखा क्या था जी। क्या ट्वीट का मतलब ये था कि तुम समझ जाओ जो ऐसी गलवान में तुम्हारी हालत हुई थी, ये कहने का मतलब है, या ये कहने का मतलब है कि आप पीओके को ले रहे और गलवान को भी वापस लो? क्या ये कहने की कोशिश कर रही थी? देखिए, ऐसा है, इन ट्वीट्स को पहली बात ये है, ये ट्वीट कौन कर रहा है हमें ये ध्यान देना चाहिए। एक एक्ट्रेस है जिसको अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, मीडिया में रहना है, बेस्ट तरीका मीडिया में रहने का यही है। अब एक हफ्ता तक मीडिया इसको उछालेगी, इसकी पब्लिसिटी होगी, इसको बैठे बैठाए पब्लिसिटी मिल गई है और हम देते जा रहे हैं। तो अब आप बताइए, अगर ऋचा चड्ढा को आप बुरा भी कह दीजिए, उसको देशद्रोही कहिए, जो मर्जी कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी बात हमें समझनी चाहिए कि हमको इसके ऊपर कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इग्नोर करना चाहिए इसका। प्रफुल्ल जी, लेकिन देखिए सबसे अहम चीज है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऋचा चड्ढा को अपना आइडल मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। भले ही ये पब्लिसिटी स्टंट रहा हो ऋचा चड्ढा का, लेकिन ऐसे लोगों के सामने भी आपको नहीं लगता कि ऋचा चड्ढा की जो हकीकत है, उनकी जो मानसिकता है वो सामने आनी चाहिए कि किस तरह जो व्यक्ति, जो महिला, जो एक्ट्रेस सेना को लेकर बयान दे रहे हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो उनकी सच्चाई भी सामने लाना जरूरी है, भले ये उनका चीप पब्लिसिटी स्टंट रहा हो।
बस बिल्कुल ठीक है, पर आप क्या समझते हैं कि वो जो ऋचा चड्ढा को ऐसा इतना मानते हैं, उसके फॉलोअर हैं, क्या उनको फर्क पड़ेगा इससे? आप सोच, मैं तो नहीं सोचता। वो सब ये उन लोगों को भी देशभक्ति का आधे लोग इतने सारे मैं जानता हूँ भारत में लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता फौजें क्या कर रही है, उनको ये भी पता लड़ाई कहाँ हो रही है। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो खुद ऋचा चड्ढा को फर्क पड़ा, क्योंकि उन्होंने माफी मांगते हुए ट्वीट को डिलीट किया। यानी वो इस बात को समझ गई थी कि जो बयान उन्होंने दिया है, सेना पर जो सवाल उठा रहे थे, वो अब उन्हें महंगा पड़ गया है। बिल्कुल, ये बात मैं मानने को तैयार हूं, और अगर वो अपना स्टेटमेंट वापस लेती है तो और पब्लिसिटी मिलेगी उसको कि देखिए देर आए दुरुस्त आए, और वो मानती है तो उसको हर हालत में पब्लिसिटी मिल गई है, चाहे आप उसको देना चाहो या नहीं देना चाहो। तो ये ऋचा चड्ढा का बड़ा स्मार्ट मूव था, और ये मूव जो है यही नहीं करती, बहुत एक्ट्रेस ने किया हुआ है, बहुत ऐसे लोग करते हैं जो कि मीडिया में रहना चाहते हैं, और ये बड़ा अच्छा तरीका है। या प्राइम मिनिस्टर को गाली दे दो, या फौज को गाली दे दो, ऐसे कुछ काम कर दो, उसके बाद माफी मांग लो, क्या फर्क पड़ा? ये बड़ा स्मार्ट तरीका है। मैं ये बात मानने को तैयार हूं कि हमें अब कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि जो भी कोई देश की शान के खिलाफ या सम्मान के खिलाफ कोई आवाज ऐसी चीज करता है, उसका एक कानूनी प्रावधान होना चाहिए, पार्लियामेंट एक्ट होना चाहिए इसके ऊपर। जब तक आप ये नहीं करेंगे और आप जब ये बिल पेश करेंगे, बिल्कुल देखिए प्रफुल्ल जी, सेना का अपमान करने का हक किसी को नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे, ये कहे कि गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है। हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना के को मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसमें से एक सिख सैनिक ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने केवल खाली हाथों से मारकर खत्म करने का काम किया चाइनीज सेना का। और ऐसे में आप उन शहीदों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करो, भारतीय सेना की अपमानजनक टिप्पणियां करो। मैं बॉम्बे की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से, तुरंत इस ऋचा चड्ढा के खिलाफ। फिल्म जगत की अभिनेत्री सुर्खियों में आने के लिए, ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए, क्या वो हमारे फौजी भाइयों का अपमान करेगी? इन्हें हो क्या गया है जो हमारे जवान अपने परिवार को, बच्चों को, माता पिता को छोड़कर दिन रात देश की सीमा पर खड़े हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, समय आने पर अपनी जान की शहादत देश के लिए दे देते हैं। उनका तो मस्तक झुका करके उनका सम्मान होना चाहिए। एयर कंडीशन बंगले में बैठकर इस प्रकार की घिनौनी मानसिकता रखने वाली यह अभिनेत्री क्या समझेगी उनका समर्पण? सारा देश चाहता है कि वे हाथ जोड़कर हमारे देश के जवानों की माफी मांगे। तो सेना पर दिए गए इस विवादित बयान के बाद ऋचा चड्ढा को चौतरफा कहीं ना कहीं ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा, और अब इसके बाद आप देखिए कि किस तरह उन्हें ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। ऋचा चड्ढा का एक और नया ट्वीट, सत्य परेशान तो होता ही है। सेना पर दिए गए विवादित बयान के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है, यानी ऋचा चड्ढा ने अपना ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उस पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने इसके बाद ट्वीट किया है, सत्य परेशान तो होता ही है। सेना पर विवादित बयान दिया गया ऋचा चड्ढा की ओर से, और उसके बाद माफी मांगी। गलवान का जिक्र करते हुए उन्होंने माफी मांगी, और उसके बाद आप देखिए ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन फिर भी अपने चीप पब्लिसिटी स्टंट से बाज नहीं आई ऋचा चड्ढा। और सबसे अहम चीज, बॉलीवुड कलाकार आजकल जब देखो सेना को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं, और अब से पहले भी आपने देखा था ओम पुरी ने भी विवादित बयान दिया था। तो ये बॉलीवुड में एक तरह से एक ऐसा प्रचलन चल गया है जिसमें वो सेना पर सवाल उठा देते हैं, लेकिन देश के लिए जान गंवाने वाली, देश की सेवा करने वाली, हमारे सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने वाले इन एक्टर्स को लगातार ट्रोलर्स जवाब दे रहे हैं।
तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे। इसके बाद आपको बता दें, श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आफताब को लेकर निकली है दिल्ली पुलिस। महरौली थाने से निकली है जांच टीम, आफताब के साथ निकली है जांच टीम। बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर आफताब को लेकर निकली है दिल्ली पुलिस। महरौली थाने से निकली है जांच टीम, आफताब के साथ जांच टीम निकली है। की है आफताब को टीम, और जाहिर सी बात है क्योंकि कहा भी जा रहा था कि पॉलीग्राफिक टेस्ट होना है आफताब का। हालांकि कल तबीयत खराब होने का हवाला दिया गया आफताब का, जिसके बाद उसका पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हो पाया था। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए लेकर निकली है टीम। हमारे साथ सहयोगी अली शरर जुड़ रहे हैं। अली, पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए निकल चुकी है टीम आफताब को लेकर। कल भी कहा जा रहा था कि टेस्ट होगा, हालांकि तबीयत खराब होने की वजह से आफताब का टेस्ट नहीं हो पाया था, लेकिन आज टीम निकल चुकी है आफताब को लेकर। देखिए, बिल्कुल चारुल, आपको बता दें, महरौली थाने से स्विफ्ट डिजायर कार के अंदर आरोपी आफताब को दिल्ली पुलिस के जवान लेके निकले हैं एफएसएल पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए, क्योंकि कल उसका टेस्ट नहीं हो पाया था। कल उसका जब चेकअप किया गया था तो उसमें फीवर आया था, जिसकी वजह से उसका पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाया था। न्यूज़ इंडिया की टीम लगातार उस कार के पीछे है। हम कहेंगे अपने सहयोगी गोपाल सिंह दिखाएं तस्वीरों में। अभी कार निकली है स्विफ्ट डिजायर, जो कि यहाँ से सीधा रोहिणी एफएसएल वैज्ञानिक प्रयोगशाला में लेकर पहुंच रही है। वहीं उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट होना है। लगातार पल पल का अपडेट न्यूज़ इंडिया आपको दे रहा है। यहाँ से कार निकली है, जिसके पीछे लगातार हम अपनी कार लेकर चल रहे हैं, और ये भी संभावना जताई जा रही है क्योंकि आगे की तरफ मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, तो पीछे की ओर से आरोपी आफताब को लेके जाया जा सकता है और उसका आज पॉलीग्राफिक टेस्ट होना है। ये भी जानकारी मिल रही है कि आज या कल सुबह तक उसका नार्को टेस्ट भी होना है। चारुल, अली, ये समझना चाहेंगे क्योंकि कल जो टेस्ट हुआ था उसमें कहा जा रहा था कि आफताब जो है वो मेडिकली फिट नहीं है, जो कि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से बेहद ज़रूरी है कि जिसका टेस्ट होना है वो पहले मेडिकली फिट हो। लेकिन ऐसे में क्या फिलहाल जो उसका बुखार था या फिर जो भी उसका मेडिकल इशू रहा था वो ठीक हो चुका है? तो फिलहाल क्या मेडिकल जाँच के लिए लेकर जा रही है टीम या फिर सीधा पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए लेकर जाया जा रहा है आफताब को? देखिए चारू, कल देर शाम तक आफताब पुणे वाला को लेकर आई थी दिल्ली पुलिस, जहां पर उसका एक नॉर्मली टेस्ट हुआ था। क्योंकि पॉलीग्राफिक टेस्ट जब होता है उससे पहले एक नॉर्मल टेस्ट होता है कि बॉडी में किस तरह का पेन तो नहीं है या वो बीमार तो नहीं है। लेकिन उसका जब बॉडी टेम्परेचर नापा गया तो उसे फीवर आया, जिसके बाद उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, उसके बाद पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस के तमाम जवान लेकर उसे प्राइवेट कार से निकले इसलिए हैं कि किसी तरह का लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि कहीं किसी तरह से आफताब अमीन पुणे वाला लोगों के हाथ ना आ जाए, इसलिए दिल्ली पुलिस गोपनीय तरीके से उसको एफएसएल वार्ड में लेकर, यानी कि देखिए जिस तरह से श्रद्धा मर्डर केस सामने आया उसके बाद लोगों के अंदर एक नाराजगी जरूर है आफताब के इस कृत्य को लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई। लॉरेंस बिश्नोई की 10 दिन की कस्टडी बढ़ा दी गई है। एनआईए कर रही है सिद्धू मूसेवाला केस की जांच। बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, 10 दिन की कस्टडी बढ़ा दी गई है। एनआईए दरअसल सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच कर रही है, ऐसे में तमाम पहलुओं पर पहुंचना चाहती है, लेकिन फिलहाल 10 दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी गई है, कस्टडी बढ़ा दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरह से दावा किया गया था सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का, लेकिन बाद में अपने ही बयानों से पलट गया था। फिलहाल कस्टडी बढ़ा दी गई है 10 दिन के लिए, और ऐसे में एनआईए क्योंकि लगातार जांच कर रही है, हर पहलू पर पहुंच रही है। कई आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जिनके इर्द गिर्द पूरा मामला घूमा था, उस फेसबुक पोस्ट से जिस पर उसने खुद दावा किया था कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर उसने किया है,
और ये एक बदला था क्योंकि उससे पहले उसके सहयोगी का, उसके भाई का मर्डर किया गया था। तो ये देखिए चलता रहता है पंजाब में गैंग वॉर। और इस वक्त बनासकांठा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सीधा सुनाते हैं आपको। સાથીઓ, ખાલીમાં 5 જ મુદ્દાને અને એવા મુદ્દા છે કે જે કદાચ ચૂંટણીની ચર્ચામાં જ નહીં આવ્યા હોય અને ત્યારે તમને ધ્યાનમાં આવશે કે અમારા દિલ દિમાગમાં આ મારા બનાસકાંઠા માટે, આ મારા ગુજરાત માટે, આ ભારત માટે કેવો સીધી રેખાનો રોડમેપ પડેલો છે એ તમારા ધ્યાનમાં આવશે। ભાઈઓ બહેનો, આજે દુનિયામાં पर्यटन उद्योग खूब तेज गतिथी फलतो फूलतो उद्योग है। दुनिया एटली नानी थई गई है अने लोको दुनियाना एक छेड़ेथी बीजे छेड़े जवा माटे एटला बधा उतावळा थया छे, आतुर बन्या छे। एमांय आ कोरोनाना 2-3 वर्ष एवा गया के बधुं अटकी गयुं अने हवे जबरदस्त एनो उपाड़ आव्यो छे। એ જ રીતે આપણે ત્યાં સ્થાનિક, કારણ કે આપણે ત્યાં તો યાત્રાઓનો રિવાજ હતો, પણ કમનસીબે વ્યવસ્થાઓ બધી ખોરંભાઈ ગઈ, યાત્રાઓ પણ ખાડે જવા માંડી। પણ હવે જે ઉપાડો આવ્યો છે ને, હું તો હમણાં જોઉં છું બદ્રીનાથ, કેદારનાથમાં બધા રેકોર્ડ તૂટી જાય છે। લાખો લોકો આવે છે, અમરનાથ જુઓ, લાખો લોકો આવે છે। હવે આ બધું સાંભળીએ તો આનંદ આવે, આપણા ગુજરાતમાં થાય। અને એટલે જ મારે કહેવું છે ભાઈઓ કે વડોદરાની અંદર, અરે આપણા બનાસકાંઠાની અંદર, આ બનાસકાંઠામાં ઉત્તર ગુજરાતમાં જ્યાં આટલું સરસ મજાનું રણને આપણે તોરણ બનાવી દીધું છે, ત્યાં આગળ વિકાસની કેટલી સંભાવનાઓ છે। મને યાદ છે 2004માં આપણા પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અબ્દુલ કલામ આવ્યા હતા, વાયબ્રન્ટ ગુજરાતની સમિટમાં આવ્યા હતા અને એમણે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે ભારત જશે આટલી બધી વિરાસત હોય અને દુનિયાના ટુરિઝમના નંબરમાં 30મા નંબરે આપણે ઊભા હોઈએ, આ નિરાશાજનક સ્થિતિ છે અને બદલવી જોઈએ। પછી તેમણે એક ચોપડી પણ લખી હતી, ચોપડીમાં ટુરિઝમ કયા કયા ક્ષેત્રોમાં વિકાસ કરી શકે સરસ મજાનું એમણે માર્ગદર્શન આપ્યું છે। પણ જ્યારે ગુજરાતની વાત કરું ત્યારે આપણે આમાંથી રસ્તા શોધ્યા છે અને વિકાસની નવી સંભાવનાઓ આપણે ઊભી કરી છે। આપ જુઓ ધરોઈ, માં અંબા અને હવે તો માં નળાબેટ, નડેશ્વરી, રણ, પાટણની વાવ અને પેલી બાજુ કચ્છનું રેગિસ્તાન।